प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 7 के हमारी दुनिया के अध्याय 3 है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाले भू आकृतियां। इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भूकंप के झटके क्यों आते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से भूकंप के झटके आते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा, भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत से आदमी उसके मलबे में दब जाते हैं। इस प्रकार भारी जान माल की हानि होती है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जब कभी कभी और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी ने मानव जीवन को प्रभावित किया है कैसे? तो इसका उत्तर होगा, पहले तो ज्वालामुखी ने अपने लपेटे में मनुष्य को तो लिया ही, उसके खेत खलिहान और बाग बगीचों को जला डाला। जहाँ ज्वालामुखी मृत हो गई और निकला लावा ठंडा हो गया, वहाँ मनुष्य को उपजाऊ जमीन मिल गई। इस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित हुआ तो लाभान्वित भी हुआ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां और कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां अनेक है। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का परिणाम है। वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के पहाड़ बनते हैं, पहाड़ियां बनती हैं और पठार बनते हैं। पठारों पर भी पहाड़ियां दिख जाती है। अगला प्रश्न है, मुर्दार एवं संचयन पर्वतों में क्या भिन्नता है एवं क्या समानता है? तो इसका उत्तर होगा, धरातलीय भाग पर उत्पन्न दबाव के कारण जब मोड़ पड़ता है तो वह भाग ऊपर उठ जाता है और मोड़दार पर्वत के रूप में धारण कर लेता है। इसके विपरीत ज्वालामुखी से निकलने मैग्मा और लावा जब काफी मात्रा में एकत्र एकत्र हो जाते हैं तब कालक्रम में ठंडा होकर संचयित पर्वत बन जाते हैं। दोनों पर्वत ऊंचे होते हैं, लेकिन मुर्दार पर्वत काफी ऊंचे होते हैं जिससे उन पर बर्फ जम जाती है, लेकिन संचयन पर्वत उतने ऊंचे नहीं होते जिससे उन पर बर्फ नहीं जमती। समानता यह है कि दोनों को पर्वत ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वत और पठार में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, पर्वत और पठार में यह अंतर है कि पर्वत की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है और ऊपर बहुत कम बराबर स्थान होता है, जबकि पठार की ऊंचाई अकस्मात बढ़ती है और ऊपर काफी बराबर स्थान रहता है। पहाड़ों पर बर्फ जमती है, लेकिन पठारों या खनिज मिलते हैं। पठारों पठारों पर क्या मिलते हैं? तो खनिज मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत के पठारों का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा वलित पर्वत, दूसरा बृहस्पति पर्वत, तीसरा संचयन पर्वत तथा चौथा हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। तो पहला क्या है? वलित पर्वत। तो धरातलीय भाग पर उत्पन्न दाब के कारण चट्टानों में बल पड़ने लगता है, इससे वही वहां की धरातल उभर उठ जाता है ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वत बनता है। उदाहरण में एशिया का हिमालय, यूरोप का रॉकी। दूसरा है बृहस्पति पर्वत धरातल पर कहीं और कभी समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ रह जाता है और पर्वत सा दिखने लगता है। ऐसे ही पर्वत को बृहस्पति पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का विंध्याचल। तीसरा है संचयन पर्वत। तो ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर संचित होते हैं। कालक्रम में इस संचित लावा का ढेर लग जाता है और पर्वत बन जाता है। इसी को संचयन पर्वत कहते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा तथा अफ्रीका का किला मंजोरा। चौथा है अवशिष्ट पर्वत। तो हवा, बर्फबारी आदि अपरदन की शक्तियां द्वारा पर्वत की चोटी कटती, छटती तथा घिसती रहती है। इससे इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। उदाहरण है अरावली, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के क्या क्या प्रभाव नजर आते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के निम्नलिखित प्रभाव नजर आते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी तथा विभिन्न प्रकार के पर्वतों का बनना। अगला प्रश्न है,
भूकंप से सर्वाधिक नुकसान कब एवं कहाँ होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा भूकंप से सर्वाधिक नुकसान तब होता है जब वहां के बाशिंदे लापरवाह रहते हैं। पुनः भूकंप का अधिक नुकसान वहां होता है जहां मकान भूकंप रोधी नहीं बने होते। अगला प्रश्न है, तो प्यारे भूकंप से बच्चों, होने वाली आज की इस क्षति वीडियो से को यहीं हम समाप्त कैसे बच करते हैं। सकते हैं। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट उत्तर वीडियो होगा में। वीडियो भूकंप अच्छा से लगा होने होगा तो वाली वीडियो को क्षति से लाइक हम तभी करके बच सकते चैनल हैं को जब सब्सक्राइब कर नागरिकों को दीजिएगा। इसी से तो आप बचने सभी का को वीडियो देखने के लिए उपायों बहुत से बहुत अवगत धन्यवाद। कराए। जो कि भवन बने उनको वैज्ञानिक ढंग से भूकंप रोधी बनाया जाए। इससे भूकंप से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है या क्षति से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पठार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा पठार निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा महाद्वीपीय पदार्थ, दूसरा वायुद निक्षेप पदार्थ, तीसरा हिमनदीय निक्षेप पदार्थ, चौथा लावा निर्मित पदार्थ, पंचमा हो जाएगा अंतर पर्वतीय पठार तथा छठा गिरिपद पठार। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला क्या है, अधिकेंद्र, दूसरा उद्गम केंद्र, तीसरा सिस्मोग्राफ तथा चौथा रिएक्टर स्केल। तो पहला क्या है, अधिकेंद्र। तो पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के ठीक सामने का भाग अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का अधिक कुप्रभाव अधिकेंद्र के पास ही होता है और उसके चारों ओर क्रमशः कम होते जाता है। दूसरा है उद्गम केंद्र। तो पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहां से भूकंप प्रारंभ होता है उस भाग को उद्गम केंद्र कहते हैं। तात्पर्य कि उद्गम केंद्र तथा अधिकेंद्र ठीक आमने सामने होते हैं। और तीसरा है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ रिएक्टर पैमानों का बना होता है। सिस्मोग्राफ किसका बना होता है, तो रिएक्टर पैमानों का। और चौथा है रिएक्टर पैमाना। जिस पैमानों में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं उस पैमानों को रिएक्टर पैमाना कहते हैं। सिस्मोग्राफ का पैमाना रिएक्टर ही होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।